हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो आज की क्लास में हम एटॉमिक मॉडल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आपने एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा होगा जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, और अब सीनियर क्लासेस में आपने पढ़ा था बोर एटॉमिक मॉडल। तो आज हम इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को देखने वाले हैं और आपके एग्जाम में किस किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से, सबसे पहले तो वो बात कर लेते हैं। ये जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, ये एक एक्सपेरिमेंट के रीजन से फेमस है, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस कितने तरीके के आ सकते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूं, क्योंकि बीएससी के एग्जाम में जो यूजुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पे, तो वो क्वेश्चन होते हैं अबाउट ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले कि उस एक्सपेरिमेंट का एपरेटस क्या था एंड उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी। सो एपरेटस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि कौन कौन सा एपरेटस यूज किया, साथ ही में क्वेश्चंस आ सकते हैं ऑब्जर्वेशंस क्या थी। किसी भी एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशंस होती हैं, एपरेटस होता है, साथ में क्या होता है? रिजल्ट। तो रिजल्ट पे भी यूजुअली क्वेश्चन आते हैं, तो यहां पे रिजल्ट को मैं अलग कलर से लिखूंगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको रिजल्ट जानना बहुत जरूरी है इस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का। देन वी विल डिस्कस अबाउट द रिजल्ट। इसी सीरीज में पढ़ाई भी हम इसी सीरीज में करेंगे। और चौथा क्या टॉपिक इसमें से क्वेश्चंस किस तरीके से आ सकता है? कंक्लूजन, यही रिजल्ट हो गया, साथ में ड्रॉबैक्स। क्या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक फाइनल मॉडल था? मतलब इसके सारे जो रिजल्ट्स थे वो करेक्ट थे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन थे हर एक्सपेरिमेंट के? नहीं, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। तो हम ये सीरीज वाइज ऐसे ही स्टडी करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे एपरेटस से एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड इन दिस वे टू कवर ऑल दीज थिंग्स, एंड फाइनली हमें पता चल जाएगा कि पहले तो रीजन क्या है ये रदरफोर्ड मॉडल आने का, फिर वो एपरेटस क्या यूज किया गया था, और उस एपरेटस में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, ऑब्जर्वेशन से हमें रिजल्ट क्या मिले, हम क्या कंक्लूड कर पाए कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये रिजल्ट बताएगा। रिजल्ट में हम पता लगेगा कि उस एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा अकॉर्डिंग टू दिस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, एंड फाइनल थिंग विल बी द ड्रॉबैक। ये मैं पर्टिकुलरली बताना चाहूंगा, रिजल्ट का एक और नाम हम जो बोल सकते हैं दैट इज पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पोस्टुलेट्स कई बार आता है कि राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जबकि वो एक्चुअल में रिजल्ट्स ही पूछ रहा होता है। ओके, सो आई विल बी टेलिंग यू दीज वर्ड्स एज वेल, ताकि आप क्वेश्चन देते मतलब एग्जाम पेपर के सामने कंफ्यूज ना हो। ओके, सो रिजल्ट्स इज नथिंग बट द postulates of Rutherford atomic model. ओके, इफ यू रेडी, अगर आपको आज का आउटलाइन समझ में आ गया आज की क्लास का, तो हम क्लास शुरू कर सकते हैं। ओके, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स एज वेल। तो सबसे पहले एपरेटस के बारे में जानिए। एपरेटस क्या कहता है? एपरेटस में कितनी चीजें हैं? जो टारगेट है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का, उसमें क्या करना है, उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करना है, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करना है। किस पे? एक गोल्ड फॉइल पे। ये आप देख सकते हैं, यहां पे ये एक गोल्ड फॉइल रखी हुई है बीचों बीच, और इस पे अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्ड कर रहे हैं। बम्बार्ड करने का क्या मतलब है कि ये अल्फा पार्टिकल आते कहां से? ये किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से डीके होते हैं। ये अल्फा पार्टिकल किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलते हैं। और ये जो बॉक्स देख रहे हैं ना आसपास, ये लेड का बॉक्स है। लेड ये इसलिए होता है कि बाकी सारी जो रेडिएशंस है, बाकी सारे जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स है, उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो यहां से अल्फा पार्टिकल की बीम आई, अल्फा पार्टिकल की बीम आ रही है यहां पे किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से, वो कहां पर जाके स्ट्राइक हो रही है? यू कैन सी ऑन दिस गोल्ड फॉइल। वो सारे पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल के साथ इंटरैक्ट करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। अब ये गोल्ड फॉइल पर्टिकुलरली फॉर अ रीजन ये बहुत ही थिन ली जाती है। इससे थिन लेने का बहुत ही गहन रीजन है। वो चाहते हैं कि ये इतनी थिन हो कि अलग अलग एटम से मेरे अल्फा पार्टिकल इंटरैक्ट करें। तो ये एक्सपेरिमेंट का मतलब स्ट्रक्चर था एक तरीके से।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो सर्कुलर थिंग है ये क्या है और इसका रीजन क्या है, हमें ये क्यों जरूरत पड़ती है। तो इस एक्सपेरिमेंट में जहां हम अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करवा रहे हैं गोल्ड फॉइल में, वहां पे इस स्क्रीन की, इससे बोलते हैं स्क्रीन, और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है और ये जिंक से कोटेड होती है, जिंक सल्फाइड से कोटेड होती है एक तरह की स्क्रीन। इस स्क्रीन पे, ये मेटल की स्क्रीन होती है बट इस पे जिंक सल्फाइड कोटेड होता है। और रीजन क्या होता है जिंक सल्फाइड कोट करने का, कि जब भी इसमें कोई अल्फा पार्टिकल या कोई अनदर पार्टिकल स्ट्राइक करता है तो ये एक तरह से फ्लैशलाइट टाइप्स होता है, फ्लोरोसेंट ऑब्जर्वेशन देता है। फ्लोरोसेंट का मतलब है चमकीला। ओके, सो एक चमक जाता है जैसे कोई एक पार्टिकल स्ट्राइक करता है स्क्रीन पर। तो ये था पूरा एपरेटस। अगर आपसे कोई पूछे कि रदरफोर्ड एपरेटस में क्या क्या चीजें यूज होती है, सो व्हाट यू विल टेल, फर्स्ट ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स ये क्यों यूज होता है, क्योंकि इसी रेडियो एक्टिव सोर्स से हमें क्या मिलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। ओके, और ये अल्फा पार्टिकल्स कहां जाके स्ट्राइक करते हैं, गोल्ड फॉइल पे। ओके, radioactive source to get alpha particle, then it strikes with gold foil, thin gold foil, और इस गोल्ड फॉइल के अराउंड एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती है, दैट इज जिंक कोटेड, जिंक सल्फाइड, दैट इज I'll write its name so that you will remember, जिंक सल्फाइड। A zinc sulfide coated screen around that gold foil। ओके, बस यही, मतलब इसके अलावा और आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ये तीन एपरेटस, ये तीन जो एपरेटस के पार्ट हैं ज़्यादा ज़रूरी हैं, और आपको स्पेसिफाई करना है कि आपको दिखाना है कि जैसे कोई एक अल्फा पार्टिकल्स की बीम इस गोल्ड फॉइल पे अटैक कर रही है। ओके, अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये अल्फा पार्टिकल क्या है। सो आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दैट, अल्फा पार्टिकल के बारे में। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये होता है He2 पॉजिटिव आयन। इसमें जो चार्ज होता है, कोई आपसे पूछे कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है तो कहोगे आप कि ये 2 पॉजिटिव चार्ज का एक आयन होता है, जो कैसे बनता है, फ्रॉम एक्सट्रैक्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम। हीलियम के अंदर से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास ये हीलियम आयन बनता है, दैट इज द अल्फा पार्टिकल। ओके, इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मास कितना होता है, मास होता है इसका 4 टाइम्स दैट मास ऑफ प्रोटॉन। जितना प्रोटॉन का मास होता है उसके 4 टाइम्स होता है, ये उसका मास होता है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। और साथ ही में इसमें न्यूक्लियॉन्स कितने होते हैं, न्यूक्लियॉन्स के बारे में आप जानते हैं, हमने डिस्कस भी किया था पहले कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ, पहले प्रोटॉन की बात करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 2 एंड साथ में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, वो भी होते हैं 2। तो इसका मास नंबर क्या होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मास नंबर इज इक्वल्स टू ए। तो मास नंबर कितना होता है इसमें, 4। तो अब इसका सिंबल क्या होगा, मतलब अगर मैंने अल्फा पार्टिकल दिखाना है तो इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल होगा 4He2। ठीक है, अब इसको इस सिंबल से अल्फा पार्टिकल शो करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है जिसको एक थिन गोल्ड फॉइल के सामने स्ट्राइक करवाया जाता है। सो अब बात अगर हमने एपरेटस की कर ली तो अब हम आगे चल सकते हैं कि ऑब्जर्वेशंस क्या आएंगी। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑब्जर्वेशंस। फिर मैं आपको लिखवा दूंगा कि ऑब्जर्वेशंस क्या आती है, एक बार उसको डिस्कस करते हैं, समझते हैं, उसके बाद लिखते हैं कि एग्जाम में आपने उस ऑब्जर्वेशंस को कैसे लिखना है। ठीक है, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑब्जर्वेशंस। तो रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये किसी रीजन से ही किया था। वो रीजन ये था कि उन्होंने कुछ एक्सपेक्ट किया था।
एक्सपेक्ट क्या किया था कि जब मैं अल्फा पार्टिकल, अब यहां पर देखो, अब शायद ये दोनों आप समझ पा रहे हो कि इसमें ये स्क्रीन है, ये जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन है, ये जो रे है ये क्या है, ये अल्फा पार्टिकल्स है, और ये क्या है, दिस इज अ रेडियो एक्टिव सोर्स। ओके, सो यहां पर है दिस इज अ रेडियो एक्टिव सोर्स, और ये गोल्ड प्लेट सामने पड़ी है। तो हमने, रदरफोर्ड ने और उसके कोवर्कर्स ने क्या सोचा था, उन्होंने सोचा था कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये सीधे चले जाएंगे, ये सीधे चले जाएंगे, इस प्लेट के थ्रू ज्यादा डिफ्लेक्शन नहीं होगा। बट उन्हें मिला क्या, उन्हें मिला ये ऑब्जर्वेशन जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं मेरे जस्ट साथ में, ये व्हाट ही गॉट एंड व्हाट ही एक्सपेक्टेड। इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स है सिर्फ यहां पर हमें सामने ही मिलेंगे, बट इन्होंने क्या देखा कि हां, ज्यादातर पार्टिकल सामने ही मिले मुझे, डायरेक्ट प्लेट के जस्ट सामने अनडिफ्लेक्टेड चले गए, बट मुझे इनमें डिफ्लेक्शंस भी मिली। डिफ्लेक्शंस का क्या मतलब होता है कि जिसका पाथ चेंज हो गया हो। अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आ रहे थे तो डिफ्लेक्ट होके ऐसे चले गए। यहां पर देखो, यहां पर हमें साफ दिखाई दे रहा है, अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा था, इसका डिफ्लेक्ट होके यहां चला गया। अल्फा पार्टिकल ऐसे आ रहा था, डिफ्लेक्ट होके यहां चला गया। सो ये हमें डिफ्लेक्शंस मिले जो कि बड़े ही आश्चर्यजनक थी। और ऐसा क्यों, इसका रीजन ये था कि हमसे पहले जो एटॉमिक मॉडल बताया गया था, हम एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड से पहले किसने एटॉमिक मॉडल बताया था, जे थॉमसन ने। सो जे थॉमसन ने, थॉमसन मॉडल क्या था, थॉमसन मॉडल था प्लम पुडिंग मॉडल। उनके हिसाब से जो एक एटम था, एटम में सारी जगह तो पॉजिटिव चार्ज था, ये आप देख रहे हो, ये सारी जो प्लेस है ना, ये वाली, यहां पे हर जगह पॉजिटिव चार्ज था और बीच बीच में नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। ऐसा मॉडल दिया गया था किसने, थॉमसन ने। और थॉमसन ने इस मॉडल को कंपेयर पता है किससे किया था, तरबूज से, वाटरमेलन से। जैसे आप जानते हैं, आपने वाटरमेलन खाया होगा, वाटरमेलन में आप क्या देखते हैं, जैसे ही वाटरमेलन काटते हैं बीच में से, आप देखते हैं उसमें काले काले बीज ऐसे एम्बेडेड होते हैं, और हर जगह क्या होता है, रेड 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 दैट फ्रूट। तो इसने उससे कंपेयर किया, उन्होंने कहा कि वो जो रेड रेड है वैसा ही एक एटम है जिसमें जो रेड रेड की प्लेस पे पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है, और जहां पर वाटरमेलन में ब्लैक बीज हैं उसी जगह एटम में भी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स घुसे हुए हैं अलग अलग अपनी प्लेस पे। सो नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन कंपेयर दिस मॉडल। आप यहां पर देख सकते हैं, ये मैं यहां पे निशान हटा देता हूं ताकि आप क्लियरली इसे देख पाए। अब यहां पर देखिए, नाउ यू कैन कंपेयर दिस विद वाटरमेलन। तो आपको समझ में आएगा कि देखो, वाटरमेलन के हिसाब से जैसा वाटरमेलन होता है वैसे ही हमारा एटम भी है, कि जिसमें पॉजिटिव चार्ज है हर तरफ और बीच बीच में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड हैं। दीज वर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल। बट हमें उसके मॉडल से ज्यादा कुछ नहीं लेना देना, हमें किस बारे में बात करना है, हमने करना है रदरफोर्ड मॉडल। तो अगर ऐसा मॉडल उसने दिया, किसने, जे थॉमसन जी ने ये मॉडल दिया, प्लम पुडिंग मॉडल, तो इनके हिसाब से अगर मैं अल्फा पार्टिकल इसके बीच में से गुजारूं, सो वो अल्फा पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे सीधे चले जाने चाहिए। व्हाई, इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन ये है, अल्फा पार्टिकल क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, 2 पॉजिटिव, पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 2, इनके ऊपर चार्ज कितना है, 2 पॉजिटिव। ओके, तो यहां पर वो क्या करेंगे, जैसा कि फैला हुआ है चार्ज, कंसंट्रेटेड चार्ज नहीं है, तो उनको ऐसा लगा था कि ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होंगे और वो सीधा सीधा चले जाएंगे। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज उन्हें ज्यादा रिपेल नहीं कर पाएगा, नेगेटिव चार्ज हर जगह फैले हुए हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नेगेटिव चार्ज है, तो वो उसको अट्रैक्ट करेंगे और ये अल्फा पार्टिकल सीधे के सीधे चले जाएंगे। बट हमें क्या मिला था, हमें ये ऑब्जर्वेशंस मिली थी, देखो ऐसी ऑब्जर्वेशंस मिली थी। यहां पे आप देख पा रहे हो कि जो अल्फा पार्टिकल्स आ रहे हैं वो हमें चारों तरफ थोड़े थोड़े मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी है कि वो सामने मिल रहे हैं, बट कुछ यहां इस एंगल पे भी मिल रहे हैं और कुछ एक आधे यहां पे भी मिल रहे हैं, एकदम बैक स्कैटर्ड, जो एकदम टकरा के पीछे की तरफ आ गए।
तो यहां पे सोचने वाली ये बात है। तो उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया। उनके मॉडल के हिसाब से क्या था, उनके मॉडल के हिसाब से न्यूक्लियस सेंटर में है, न्यूक्लियस सेंटर में है, बाकी सारी जगह वेकेंट है, खाली है, और इलेक्ट्रॉन सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में रिवॉल्व कर रहे हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, और इस आउटर मोस्ट शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं विद हाई स्पीड। ऐसा मॉडल किसने दिया, ऐसा मॉडल दिया रदरफोर्ड ने। उन्होंने यह बताया कि न्यूक्लियर सेंटर पे है, न्यूक्लियस सेंटर पे है, सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे है। अब सोच के देखो, अब अगर यहां पे अल्फा पार्टिकल आए, ये एरो जो दिख रहे हैं ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये 2 पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल, 2 पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल, ये सब 2 पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल है। और ये न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस भी एक पॉजिटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो अब जैसे ही कोई अल्फा पार्टिकल इससे टकराएगा तो वो क्या करेगा, उसको रिपेल होना होगा, वो उसको रिपेल कर देगा न्यूक्लियस। ओके, तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो तो एम्प्टी स्पेस से पार निकल जाएंगे, बट अगर कोई पार्टिकल्स हैं जो इस न्यूक्लियस के पास से होके गुजरे तो कैसा लगेगा उनको। देखो यहां पे मान लिया कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे कोई पॉजिटिवली चार्ज क्या है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है। तो जैसे ही वो यहां पर आएगा उसको रिपल्शन मिलेगी, और रिपल्शन मिलते ही वो ऐसे चला जाएगा, वो डायरेक्शन वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियर। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये कंक्लूजन निकाला कि मॉडल ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा थॉमसन जी ने बताया है, मॉडल ऐसा होना चाहिए। दिस मॉडल इज ऑल्सो नॉन एज न्यूक्लियर एटम मॉडल। ओके, जिसमें न्यूक्लियस को सेंटर माना गया, मतलब एक नई चीज की डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज the combination of all the protons and neutrons and that are centered just right in the middle of an atom। तो ये ऑब्जर्वेशन थी और ये एक्सप्लेनेशन था उस अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का। ओके, रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट क्या था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। तो मेरे ख्याल से आपने रिजल्ट भी देख लिए, ऑब्जर्वेशंस भी देख लिए। जरा इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं जो आपको एग्जाम में लिखना है। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि what are the observations of Rutherford alpha scattering experiments। तो उसमें आप क्या आंसर करेंगे। पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, पहला ऑब्जर्वेशन था मेजर फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बम्बार्डेड टुवर्ड्स गोल्ड शीट पास्ड थ्रू इट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो पहले एक्सपेरिमेंट में बढ़िया बात क्या है कि ज्यादातर पार्टिकल्स बिना डिफ्लेक्शन के पास हो गए। आई विल शेड इट। तो ज्यादातर जो पार्टिकल्स है ये बिना डिफ्लेक्शन के पास हो गए, अराउंड 90%। यहां पे मैं लिखूंगा 90% पार्टिकल्स, 90% अल्फा पार्टिकल्स गोज अनडिफ्लेक्टेड। ये थी ऑब्जर्वेशन फर्स्ट। अब इसी से रिलेटेड रिजल्ट क्या देखा उन्होंने, रिजल्ट भी मैंने यहां पर साथ साथ लिखा ही हुआ है, दैट इज हेंस का क्या मतलब है, रिजल्ट। हेंस मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। तभी तो ज्यादातर अनडिफ्लेक्ट चले गए। सोच के देखो ना, जो उसका मॉडल था, एटॉमिक मॉडल था, वो कुछ ऐसा ही था कि यहां पे सेंटर में बस न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवॉल्व कर रहा है, ये बाकी स्पेस का क्या, बाकी स्पेस, दिस ऑल स्पेस वाज एम्प्टी, खाली था। सो hence most of the space in an atom is empty। तो ये उसके पहली ऑब्जर्वेशन थी और पहला कंक्लूजन था। समझ में आया। ऑब्जर्वेशन क्या थी कि 90% अल्फा पार्टिकल गोज अनडिफ्लेक्टेड, बिना डिफ्लेक्ट हुए 90 के 90% अल्फा पार्टिकल्स सीधा चले गए। और इसका रिजल्ट कंक्लूड क्या किया उन्होंने, कंक्लूड किया कि ज्यादातर जो स्पेस है किसी एटम में वो खाली है, एम्प्टी। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन समझ में आया। अब चलते हैं सेकंड ऑब्जर्वेशन की तरफ। दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन में वो क्या बोलते हैं, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द गोल्ड शीट बाय वेरी स्मॉल एंगल। बहुत ही स्मॉल एंगल पे कुछ पार्टिकल, मान लो 90% तो वहां चले गए, 10% जो बचे हुए 10% थे उसमें से 8% जो है वो डिफ्लेक्ट हुए। 8% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स gets deflected
बाय अ वेरी स्मॉल एंगल, छोटे मतलब ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं हुए, थोड़े थोड़े डिफ्लेक्ट हो गए, बाय अ स्मॉल एंगल। जो हमने फोटो में भी देखा था कि ये एकदम सही ऑब्जर्वेशन है, यही हमें मिली थी एक्सपेरिमेंट से। तो इससे उन्होंने क्या कंक्लूड किया, कंक्लूड ये किया कि हेंस द पॉजिटिव चार्ज इन एटम इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो पॉजिटिवली चार्ज है ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहां पर है, सेंटर पे है, कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। जो ये पॉजिटिवली चार्ज है एटम के अंदर, वो बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में बीचों बीच कंसंट्रेटेड है। दिस वॉज द सेकेंड ऑब्जर्वेशन एंड द कंक्लूजन। इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। ओके, एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन देखते हैं। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी, अ वेरी फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल। फ्यू कितने, फ्यू सिर्फ 1 या 2%, ओनली 100, मतलब अगर हमने 1000 पार्टिकल्स करे हैं तो 1000 का 1-2% कितना होगा, 10-20। ओके, 10%। सो 10 पार्टिकल्स, सो सिर्फ 10 पार्टिकल्स हमें क्या मिले, 10 भी नहीं, मैं तो कहूंगा 0.1% पार्टिकल। 1000 में से भी एक आधा पार्टिकल ऐसा था जो डिफ्लेक्ट बैक हुआ, वह डिफ्लेक्टेड बैक। डिफ्लेक्टेड बैक का क्या मतलब है कि वो पूरी तरह पीछे की तरफ आ गया। इसका क्या मतलब है, ये ऑब्जर्वेशन देखो यहां पर, 0.1% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बैक। और यहां पे लिखा है दैट इज ओनली अ फ्यू अल्फा पार्टिकल हैड नियरली 180 डिग्री एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। यहां पे अगर एंगल की बात मैं समझाऊं आपको कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है और इसके सराउंडिंग में क्या है, दिस इज अ कंप्लीट एटम जिसमें बाकी सारी स्पेस तो एम्प्टी है। ओके, लेट मी ड्रॉ कंप्लीट नाइट सर्कल। सो बाकी सारी स्पेस तो एम्प्टी है इसमें से। अगर मैं यहां पर कोई अल्फा पार्टिकल थ्रो करूं तो 3 तरीके से अल्फा पार्टिकल जा सकता है, सोच के देखो। एक, अगर वो अल्फा पार्टिकल स्पेस के बीच में से गया तो वो अनडिफ्लेक्ट हुए जा सकता है अल्फा पार्टिकल। या फिर क्या कर सकता है अल्फा पार्टिकल अगर इसके पास से गया तो यहां पे थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो सकता है, बहुत ही थोड़े एंगल से। और वो एंगल कहां से देखेंगे, ये वाला एंगल। इस एंगल से वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, नीचे की तरफ चला गया। सो दिस इज ऑल्सो एन अल्फा पार्टिकल। इस कंक्लूजन के बारे में हमने सेकंड ऑब्जर्वेशन में बात की थी कि वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ है। बट एक कंडीशन ऐसी भी तो आ सकती है कि कोई अल्फा पार्टिकल आया एकदम बीचों बीच और यहां पे न्यूक्लियस के सेंटर पे आ गया, तो वो क्या करेगा, वो पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, एकदम 180 डिग्री डिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ओके, दिस इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन। ओके, सो दिस इज ऑल्सो अल्फा पार्टिकल। तो अब हम क्या समझे तीनों ऑब्जर्वेशन से। पहले ऑब्जर्वेशन है कि 95% पार्टिकल कहां मिले मुझे, अनडिफ्लेक्टेड। बट अराउंड 5 to what I will call it 3 to 5% पार्टिकल कहां गए, जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए, 3 to 5%। और वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। तो यहां पे मैं लिखूंगा वेरी फ्यू डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। सो ये 3 ऑब्जर्वेशंस थे। और ये तीसरे ऑब्जर्वेशन का कंक्लूजन क्या था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जो ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है न्यूक्लियस इन एन एटम, इज वेरी स्मॉल, बहुत कम है। तभी तो अगर हम 1000 पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं इस पे और सिर्फ एक ही पार्टिकल पीछे आ रहा है, डिफ्लेक्ट बैक हो रहा है, तो इसका मतलब है बहुत ही कम वॉल्यूम में उन्होंने स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है। किसने, न्यूक्लियस ने। सोचो ना, अगर ये बड़ा होता तो काफी सारे पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट बैक कर देता। ऐसा नहीं हो रहा ना। अगर ये बड़ा होता पॉजिटिवली चार्ज तो है ही, तो अल्फा पार्टिकल्स आते तो वो पॉजिटिवली चार्ज से रिपेल हो जाते और डिफ्लेक्ट हो जाते। बट ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि वो छोटे हैं, मतलब बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ओके, सो दीज वर द 3 ऑब्जर्वेशंस। और इनको अच्छी तरीके से इंटरप्रेट भी यही किया कि हमारे पास
कुछ ऐसा ही मॉडल होना चाहिए। कैसा, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। अब इंटरप्रेट ऐसे किया कि मैक्सिमम पार्टिकल गॉट्स अनडिफ्लेक्टेड, थोड़े पार्टिकल्स थे जो जिनका ये देखो यहां पे ये जो पार्टिकल्स है ये बहुत थोड़ा डिफ्लेक्ट हुए हैं बाय अ स्मॉल एंगल, और ये जो पार्टिकल है ये ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुए हैं। समझ पा रहे हो? सो दीज वर द 3 ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन द ऑब्जर्व्ड डिफ्लेक्शन। ओके, नाउ वी विल कम टू द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। एक्चुअल में यहां पर हम क्या बात करेंगे, पोस्टुलेट्स के बारे में बात करेंगे कि वो क्या पोस्टुलेट्स थी जो इनको इस ऑब्जर्वेशन से, इस कंक्लूजन से समझ में आया, उन्होंने अल्टीमेटली क्या मॉडल दिया। ओके, सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। सो वो मॉडल कैसा था, बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जर्वेशंस एंड द कंक्लूजन, जो अभी हमने ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन पढ़े हैं, रदरफोर्ड प्रपोज द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया, और वो एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या था उसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या था, कंक्लूजन के मतलब जैसा ऑब्जर्वेशन आया उससे कंक्लूड किया, अब उसने बोला कि वो सब चीजें ध्यान में रखते हुए मैं ये एटॉमिक मॉडल दे रहा हूं। और इस एटॉमिक मॉडल में फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम was concentrated in extremely small volume and he called this region of the atom as nuclei. रदरफोर्ड ने एक नई टर्म दी, न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस क्या था, न्यूक्लियस था कि किसी एटम में एक बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में, बड़े ही स्मॉल वॉल्यूम में एक कंसंट्रेटेड चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड एरिया है, दैट इज कॉल्ड अ न्यूक्लियस। तो व्हाट इज दिस, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है वेरी स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल वॉल्यूम, कंसंट्रेटेड पॉजिटिवली चार्ज, कंसंट्रेटेड पॉजिटिव चार्ज्ड, एंड नेम क्या है, इसका नाम क्या रखा, न्यूक्लियस। ओके, और सारा का सारा मास यहीं पे कंसंट्रेटेड है, मतलब जो सारा मास है ना, मास ऑफ द एटम वाज कंसंट्रेटेड, सारा मास यहीं पे कंसंट्रेटेड है। तो मैं लिखूंगा मास इज आल्सो कंसंट्रेटेड एट दिस न्यूक्लियस, मास कंसंट्रेटेड। ओके, so these were the first postulate of the Rutherford atomic model। इसके बाद उन्होंने क्या बताया, यहां पर देखो, उन्होंने सेकेंड पोस्टुलेट जो दिया वो था, रदरफोर्ड मॉडल प्रपोज्ड दैट नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है सराउंडिंग द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे हैं, he also claimed that electron surrounding the nucleus revolve कर रहा है with a very high speed in a circular path and named these circular path as orbit। पहले न्यूक्लियस के बारे में बताया, अब ये बता रहा है ऑर्बिट के बारे में। इसका दूसरा पोस्टुलेट ये कहता है कि न्यूक्लियस तो सेंटर पे है ही, मतलब ये एटम है, न्यूक्लियस तो सेंटर पे है, ये फिक्स हो गया, ये पहले पोस्टुलेट में बता दिया। दूसरा पोस्टुलेट ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है रिवॉल्विंग अराउंड अ ऑर्बिट, ये जो रेड कलर से मैंने सर्कल बनाया है इसको क्या नाम बोला, ऑर्बिट। और यहां पे इलेक्ट्रॉन बड़ी ही तेज स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है, यहां पर आएगा तो इसकी वेलोसिटी ऐसे, यहां पर आएगा तो वेलोसिटी ऐसे, यहां पर आएगा वेलोसिटी ऐसे, तो इसी सर्कल में बहुत ही तेज स्पीड से वो रिवॉल्व कर रहा है एट अ वेरी हाई स्पीड। ठीक है, और ये सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ को क्या बोला है, ऑर्बिट। सो दिस वाज द सेकंड पोस्टुलेट। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट पोस्टुलेट ऑफ इट इज इलेक्ट्रॉन बीइंग नेगेटिवली चार्ज्ड एंड न्यूक्लियस बीइंग द डेंसली मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब अगर इसने रदरफोर्ड ने यह बताया कि बीच में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और सराउंडिंग में क्या है, सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो रीजन क्या है, ये जो आपस में बाउंड है, द रीजन दैट दिस इज अ बाउंड सिस्टम इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
इस फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों बाउंड है और हमें एक स्टेबल एटम मिलता है। ठीक है, तो ये था थर्ड पोस्टुलेट। क्योंकि सोच के देखो ना, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आपस में अट्रैक्टिव फोर्स, कूलम स्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगाते हैं, तो उस वजह से ये दोनों बाउंडेड हैं और स्टेबल हैं। ओके, तो ये तीन ऑब्जर्वेशंस थे, कंक्लूजन थी किसकी? एटॉमिक मॉडल की। बट क्या वो एटॉमिक मॉडल सबके लिए सही था? मतलब उसमें कोई खामियां नहीं थी? नहीं, देयर वर सर्टेन लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। सिर्फ दो ही लिमिटेशन थी, और दो में से भी एक ही मेजर लिमिटेशन थी, ये वाली लिमिटेशन, फर्स्ट नंबर की लिमिटेशन, जिसको किसने सही किया था? बोर मॉडल ने। सबसे पहले इस लिमिटेशन के बारे में जानते हैं कि ये लिमिटेशन क्या थी, और इस लिमिटेशन को और डिटेल में हम कब स्टडी करेंगे? अगले ही क्लास में, जब हम बोर मॉडल के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, फिर इस लिमिटेशन को उठाएंगे कि इस लिमिटेशन को कैसे खत्म किया बोर मॉडल ने। ओके, सो लिमिटेशन क्या थी? अब लिमिटेशन ये थी, रदरफोर्ड मॉडल वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से नहीं चल रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि रदरफोर्ड मॉडल ने क्या बोला था? बोला था कि ये सर्कुलर ऑर्बिट है, जहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग एट अ वेरी हाई स्पीड, घूम रहा है यहां पर, और न्यूक्लियस जो है वो स्टेबल सेंटर में है। न्यूक्लियस है यहां पर सेंटर पे, और ये मेरा मॉडल है। ठीक है, तीन पोस्टुलेट थे, न्यूक्लियस के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में और ऑर्बिट के बारे में, यही तीन मॉडल थे। डन। अब यहां पर देखो, ये बोलता है कि ये जो मॉडल था ये मैक्सवेल थ्योरी से कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा था, रिलेट नहीं कर रहा था। क्यों? मैक्सवेल थ्योरी क्या कहती है? मैक्सवेल थ्योरी ये बोलती है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, एक्सेलरेट करता है, तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलती है। सो मैक्सवेल थ्योरी क्या कहती है? अ चार्ज्ड पार्टिकल accelerated charged particle, accelerated सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। सो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेव कह लो, रेज कह लो, एक ही बात है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज एमिट करता है। तो मैं ये बिल्कुल समझ सकता हूं, अगर आपके मॉडल के हिसाब से, रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से ये मूव कर रहा है, तो इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही होगी, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकल रही है तो धीरे धीरे इसकी एनर्जी कम हो जानी चाहिए, और इसकी एनर्जी कम होते होते इसका जो सर्कल है वो क्या हो जाना चाहिए? छोटा हो जाना चाहिए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट कर रहा है, धीरे धीरे उसका सर्कल छोटा हो जाना चाहिए, और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के अंदर ही गिर जाना चाहिए। मैक्सवेल थ्योरी की अगर बात करें तो मैक्सवेल एक क्लासिकल थ्योरी थी। ठीक है, तो इसकी थ्योरी के हिसाब से अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल हाई स्पीड में मूव कर रहा है, एक्सेलरेटेड है, तो उसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एमिट होगी, और अगर वेव एमिट होगी तो उसकी एनर्जी कम होती रहेगी, और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा, एंड द एटम विल नॉट एग्जिस्ट। तो रदरफोर्ड मॉडल का ये बहुत ही बड़ा लिमिटेशन था, जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हम तो जानते हैं एटम स्टेबल रहते हैं, तो उस स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये एक पहला लिमिटेशन था। दूसरा लिमिटेशन ज्यादा बड़ा नहीं था, बस इतना था कि वो Rutherford model was not also that he did not say anything about the arrangement of electrons, कि इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज होते हैं, क्योंकि हमें पता है हायर एटॉमिक नंबर में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोअर एटॉमिक वाले एटम्स में कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज किए गए ये भी रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे। तो ये सब किसने बताया? तो इस वजह से ये थ्योरी तो इनकम्प्लीट रह गई। तो इस थ्योरी को कंप्लीट किसने किया? बोर। उनका पूरा नाम था नील बोर। तो अब हमारा अगला क्लास किस पे है? नील बोर के एटॉमिक मॉडल पे। वहां हम पढ़ेंगे कि ये जो दो मेजर लिमिटेशन थे ये बोर मॉडल के साथ कैसे खत्म हुए। ओके,
सो इस थ्योरी से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क इन द डाउट फॉर्म. ओके, थैंक यू सो मच.